प्रथम अंक में आप लोगों ने अभी तक मंगलाचरण पढ़ी है। मंगलाचरण से आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण की बात करने के बाद हम देखते हैं कि नाटक में एक सूत्रधार होता है और अन्य पात्र हैं। सूत्रधार और अन्य पात्रों के मध्य बातचीत होती है। उस बातचीत के जो अंश हैं वो मैं आपको कथोपकथन न बता करके केवल श्लोक बता रहा हूँ। तो जो ये कथोपकथन है, इन कथोपकथनों को आप आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से पढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। जब भी आप इस वीडियो को प्ले करें तो आप अपने साथ में जो रेफरेंस बुक है, जो संदर्भित पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक को निश्चित रूप से अपने पास में रखें, क्योंकि इसमें जो संवाद बीच में दिए हुए उन संवादों को पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि सब मैं वीडियो में आपको उपलब्ध कराने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं केवल श्लोक समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो नांदी होती है, उस नांदी के पश्चात जो अभिनय करने वाली नटी है और सूत्रधार है, उन सूत्रधार और नटी में बात होती है। सूत्रधार पूछती हैं कि जो भी नाटक हमें मंचित करना है उसकी सारी व्यवस्थाएं, उसकी सारी तैयारियां हो गई है अथवा नहीं हुई है। तो जो नटी होती है वो ये कहती है कि सारी तैयारियां हो गई है, इसलिए आपको कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में जो सूत्रधार है, उस सूत्रधार का श्लोक के माध्यम से क्या उत्तर होता है, उस उत्तर को यहाँ पर बताया गया है। सूत्रधार आर्य कथयामिते भूतार्थम, ऐसा कहा गया है। सूत्रधार कहता है कि हे आर्य, मैं तुम्हें भूतार्थ बता रहा हूं। मतलब क्या हुआ? आर्य कथयामिते भूतार्थम, हे आर्य, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। क्या सत्य बात है? सूत्रधार कहती हैं आपरितोषात् विदुषां साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षतानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। एक एक शब्द को अपन देख करके चलेंगे। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। एक एक शब्द को देखेंगे, संधि विच्छेद पूर्वक देखेंगे कि आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। बलवदपि लिखा हुआ है तो बलवद द हलंत हो जाएगा, ए निकलेगा। अपि शिक्षितानाम, मैं हलंत हो जाएगा, आ निकलेगा। आत्मन्य, तो आत्मन्य में आत्मनि, आत्मन्य संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे तो आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। एक बार वापस देखेंगे, बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। अन्वय देखेंगे कि विदुषाम आपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये बलवदपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं, क्योंकि अर्थ को देखने से आपको ये चीजें जो हैं वो भली प्रकार से समझ में आएंगी। क्या है अर्थ? देखिएगा, विदुषाम, विदुषाम आपरितोषात्, विदुषाम, विदुषाम का मतलब होता है विद्वानों के। आपरितोषात्, आ
आंग मर्यादा वचने होता है, आ का मतलब होता है तक। परितोषात संतुष्ट होने तक, विदुषाम यानी विद्वानों के अपरितोषात संतुष्ट होने तक प्रयोग विज्ञानम, जो ये प्रयोग विज्ञान है, जो ये नाट्य प्रयोग है, जो ये नाटक का अभिनय है, साधु न मन्ये, मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ, ठीक नहीं मानता हूँ। अर्थ ये हुआ कि विद्वानों के संतुष्ट नहीं होने तक जो ये नाटकाभिनय है, इसे मैं सही नहीं मानता हूँ। अर्थात जो आपने ये कहा कि तैयारियां पूर्ण हो गई है, वो तैयारियां पूर्ण कब मानूंगा? जब इस नाटक को देख करके जो सुधीजन है, जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान संतुष्ट हो जाएं। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक मैं इस प्रयोग विज्ञान को ठीक नहीं मानता हूं कि हमने अच्छी तैयारी कर ली है, ऐसा नहीं मानता। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, इससे पहले आगे बढ़ते हैं। बलवदपि, बलवदपि भली प्रकार से भी, अच्छी तरह से, बलपूर्वक शिक्षित होने पर भी, शिक्षितानाम, शिक्षित होने पर भी, अर्थात अच्छी तरह से शिक्षित होने पर भी, चेता जो मन है वह है आत्मनि अप्रत्ययम भवति, अपने प्रति अविश्वासी ही होता है। अब यहाँ पर जो सूत्रधार है, उस सूत्रधार ने इस बात को स्वीकार किया है, किस बात को स्वीकार किया है कि जब तक अपने द्वारा अभिनीत नाटक इत्यादि से विद्वत जन संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक मैं उस प्रयोग विज्ञान को अच्छा नहीं मानता हूँ, ठीक नहीं मानता हूँ, अथवा मैंने अच्छे से अभ्यास कर लिया है या सभी प्रकार से पूर्ण है, ऐसा मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि चाहे कितना भी व्यक्ति हो, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी शिक्षित व्यक्ति हो, उस शिक्षित व्यक्ति का अपने ऊपर जब तक प्रयोग विज्ञान से विद्वान लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक अविश्वास ही रहता है। दूसरे शब्दों में मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी भी करते हैं, रोज 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उनको हर चीज़ तैयार भी होती है, लेकिन पेपर आने से पहले यदि उनसे ये पूछा जाता है कि भाई तैयारी कैसी है, तो वो कहते कुछ नहीं कह सकते। क्यों? पेपर में लिखने के बाद ही ये निश्चय हो पाता है कि तैयारी अच्छी थी अथवा तैयारी अच्छी नहीं थी। इसलिए यहाँ पर सूत्रधार ने भी कहा है, क्योंकि नटी ने तो कह दिया कि अच्छे से तैयारियां हो गई हैं, लेकिन सूत्रधार इस बात को कह रहे हैं कि विदुषाम यानी विद्वानों के अपरितोषात संतुष्ट होने तक प्रयोग विज्ञानम, इस प्रयोग विज्ञान को, इस नाटकाभिनय को साधु न मन्ये, मैं सही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बलवदपि शिक्षितानाम चेतः, भली प्रकार से जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका हृदय भी, उनका मन भी आत्मनि अप्रत्ययम भवति, अपने प्रति अथवा अपने ऊपर अविश्वासी ही होता है। देखिएगा, अपरितोषात संतुष्ट होने तक विदुषाम, विद्वानों के, न साधु मन्ये, सही नहीं मानता हूँ, अथवा सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानता हूँ प्रयोग विज्ञानम, इस नाट्याभिनय की विशेष प्रकार की विधा को। क्योंकि बलवत अपि, अच्छी तरह से भी, सुदृढ़ प्रकार से भी, शिक्षितानाम, नाट्य कला में जो विशेष निपुण हैं, ऐसे उन विद्वानों के द्वारा भी, उन विद्वानों का भी आत्मनि यानी अपने विषय में अप्रत्ययम, अविश्वासी ही होता है, विश्वास नहीं करने वाला ही होता है। चेता यानी मन, उनका जो मन है वो अपने ऊपर अविश्वासी ही होता है। जब तक विद्वानों को पूर्ण संतुष्टि न हो, तब तक मैं नाटकाभिनय को, विशिष्ट ज्ञान को सब तरह से सफल नहीं मानता, क्योंकि भली प्रकार से निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन अपने विषय में अविश्वासी अर्थात विश्वास नहीं करने वाला होता है। विश्वास करने वाला कब होगा?
जब ये नाटकाभिनय आदि है ये सुधीजनों को प्रसन्न कर पाएगा, सुधीजनों की आशाओं पर खरा उतर पाएगा, उनको मनोरंजित कर पाएगा। इसमें व्याकरणात्मक बातें देखते हैं। व्याकरणात्मक बातों में देखते हैं अपरितोषात्। तो अपरितोषात् में परि तुस धातु है, घय प्रत्यय है, आ यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञक है तथा मर्यादा का बोधक है। विदुषाम विद धातु से वसु प्रत्यय है, बहुवचन का रूप बनता है। प्रयोग विज्ञानम का यदि हम समास देखते हैं तो प्रयोगस्य विज्ञानम इति प्रयोग विज्ञानम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। शिक्षिता नाम में शिक्ष्य धातु है, शिक्ष शिक्षणे और त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। शिक्षितम तदस्य अस्यामेति शिक्षिता तेषाम, अप्रत्ययम न प्रत्ययम इति नए तत्पुरुष समास। तो इस श्लोक में देखो ये दिया गया है कि इस श्लोक के पूर्वार्ध में विद्वत जन ही मेरे अभिनय और कौशल की परीक्षा करती हैं, यह अंतर्हित अभिप्राय है। अतः यहाँ पर्यायोक्ति अलंकार है। पर्यायोक्ति, पर्यायोक्ति यदा भंग्या गम्यवाभिधीयते, और उत्तरार्ध में अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास का लक्षण है सामान्यम वा विशेषम वा तदन्येन समर्थ्यते, यत्र सो अर्थांतरन्यासो सधर्मेण इतरेण वा। मतलब ये हुआ सामान्य अथवा विशेष का अन्येन समर्थ्यते, यदि किसी दूसरी बात से समर्थन किया जाए। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है, यहाँ पर पहला ये दिया गया है कि विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, ये कह दिया गया कि विद्वानों के संतुष्ट होने तक मैं प्रयोग विज्ञान को सही नहीं मानता। इस बात का समर्थन किससे किया है? बलवद अपि शिक्षितानां चेता आत्मनि अप्रत्ययम भवति, इस बात से किया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार यहाँ पर है कि सामान्य अथवा विशेष का जब किसी दूसरी बात से समर्थन किया जाता है तो वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। वह सधर्मिक से भी हो सकता है और विधर्म से भी हो सकता है। यहाँ पर इस पद्य में आर्या नामक छंद है और आर्या का लक्षण आपने पढ़ा है, इसको तैयार भी कर लेना, क्योंकि जो ये छंद है, ये छंद हमारे कोर्स में है और 10 अंक के पूछे जाते हैं, तो उसमें आर्या छंद भी अपने आता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। यस्या पादे, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या, अर्थात जिसके प्रथम पाद में द्वादश मात्रा तथा तीसरे पाद में भी द्वादश मात्रा और दूसरे पाद में अष्टादश और चौथे पाद में पंचदश अर्थात 15 मात्राएं होती है, वहां पर आर्या नामक छंद होता है। तो ये आपका पहला श्लोक है। मैं मानता हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से इसको देख करके अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं कि विद्वानों के संतुष्ट होने, विद्वानों विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, यहाँ पर सूत्रधार कहता है कि विद्वानों के संतुष्ट नहीं होने तक मैं इस नाटकाभिनय को ठीक नहीं मानता हूँ। ठीक कब मानूंगा? जब वो इस बात की बड़ाई करेंगे, जिस लक्ष्य को लेकर के हमने नाटक बनाया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बलवद अपि शिक्षितानां चेता, अच्छी प्रकार से शिक्षित व्यक्तियों का, विद्वानों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वासी ही होता है। इसलिए इस नाटकाभिनय में जब तक इसका अभिनय सुधीजनों को आनंद की प्राप्ति नहीं करा देता, तब तक मैं इसके प्रयोग को सही नहीं मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब फिर वापस जो सूत्रधार है और नटी है, उन दोनों में बातचीत होती है और बातचीत में सूत्रधार से नटी ये पूछती कि किस विषय को लेकर के हमें, किस ऋतु को लेकर के हमें नाटक करना चाहिए अथवा किस विषय को लेकर के हमें इस अभिनय को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सूत्रधार कहते हैं किम अन्य यदस्या परिषद श्रुति प्रसादनतः,
कि इस विद्वत परिषद के मनोरंजन के अतिरिक्त हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए इममेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम, इसलिए अभी अभी आई हुई और उपभोग के योग्य ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, गर्मी के समय को आधार बना करके आप कुछ गाइए। एक प्रश्न इसमें बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि अभी अभी आई हुई और उपभोग के योग्य जो ग्रीष्म है, गर्मी है, उस गर्मी को आधार बना करके आप कुछ गाइए, कुछ कहिए, कोई श्लोक प्रयुक्त कीजिए। तो उसमें श्लोक कहा गया है, सुभग सलिलवगाहा पाटल संसर्गी सुरभिर्वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। सुलभ सलिलवगाहा पाटल संसर्गी सुरभिर्वनवाता प्रच्छाया सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया, कि जो अचिर प्रवृत्त और उपभोग के योग्य जो ग्रीष्म ऋतु है, वह ग्रीष्म ऋतु कैसी है उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अन्वय देखते हैं। सुभग सलिलवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया भवंती, कि इस प्रकार की ऋतु को आधार बना करके आप गाइए। तो कैसी ऋतु को आधार बना करके गाइए, यहाँ पर पूछा है। तो श्लोक में बताया गया है, सुभग सलिल अवगाहा, सुभग यानी अच्छा लगता है, सलिल अवगाहा यानी सलिल यानी जल में, अवगाहा यानी स्नान करना, अर्थात जिस ऋतु में जल में स्नान करना अच्छा लगता है, ऐसी ऋतु को आधार बना करके गाइएगा। सर्दी में तो नहीं लगता है ना अच्छा, व्रत करते हैं 5-5, 6-6 दिन का, लेकिन गर्मी में नहीं कर सकते ये सब। क्यों? क्योंकि गर्मी में नहाना अच्छा लगता है। तो ऐसी ऋतु जिसमें नहाना अच्छा लगता है, उस ऋतु को आधार बना करके गाइए, पहली बात। दूसरा क्या कहा है कि पाटल संसर्गी, पाटल कहते हैं कमल को, और संसर्गी यानी संपर्क वाली, कमलों के संपर्क वाली, सुरभि सुगंधित, वनवाता, वन यानी वन उपवन, उस उपवन की वाता यानी वायु, अर्थात ऐसा समय जिसमें पाटल यानी गुलाब के फूल खिले हुए हैं और गुलाब के फूल की खुशबू से युक्त हवा बह रही है, ऐसे समय को लेकर के गाइए। जहां पर गुलाब खिले हुए हैं, जिस समय में गुलाब खिले हुए हैं और गुलाब की खुशबू से युक्त हवा वन में बह रही है, ऐसे उस समय को लक्ष्य करके गाइए। तीसरी बात, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, प्रच्छाय यानी घनी छाया में, सुलभ निद्रा जिस समय में नींद सुलभ रहती है, अर्थात जल्दी नींद आ जाती है। थोड़ी सी देर छांव में बैठे और जैसी घनी छांव में बैठे, थोड़ी देर में नींद आ गई। तो पाटल प्रच्छाय सुलभ निद्रा, छाया में जिस ऋतु में जल्दी नींद आ जाती है, ऐसी ऋतु को आधार बना करके गाइए। और दिवसा परिणाम रमणीया, और दिवसा यानी दिन, परिणाम रमणीया, परिणाम का मतलब होता है अंत में, अर्थात प्रातः, प्रातः के बाद में दिन का परिणाम क्या होता है? सायं। तो सायंकाल में जो दिन अत्यधिक रमणीय होता है, अर्थात सायंकाल में घूमना जब ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में तो तेज धूप होती है, धूप में नहीं घूम सकते, तो जैसे ही सायंकाल होता है तो धूप कम हो जाती है, इसलिए दिवसा परिणाम रमणीय, ऐसी ऋतु जिसमें दिन के
परिणाम होने पर अर्थात दिन के छिपने पर, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि दिन के समाप्त होने पर, सायंकाल में जिस ऋतु में घूमना अच्छा लगता है। दोपहरी में तो घूमना अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए जिस ऋतु में सायंकाल में घूमना अच्छा लगता है उस ऋतु को आधार बना करके गाइए, अथवा ऐसा कह सकते हैं ऐसी वो अभी अभी प्रवृत्त हुई ग्रीष्म ऋतु को आधार बना करके गाइए। कैसी ग्रीष्म ऋतु? जिसमें नहाना अच्छा लगता है, गुलाब के संपर्क वाली सुगंधित वायु जिस ऋतु में बहती है, छांव में बैठने पर जिस ऋतु में तुरंत नींद आ जाती है, और जिस ऋतु में दिन परिणाम में सायंकाल में बहुत रमणीय होते हैं, ऐसी उस अभी अभी प्रवृत्त हुई गर्मी के समय को आधार बना करके नटी कुछ गाइए। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा शब्दार्थ दिया हुआ है। ये शब्दार्थ आप निश्चित रूप से जरूर देख लें, आपके पास में पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में भी देख लें, और जो कठिन शब्द हैं उनको आप याद कर लें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर व्याख्या करने में बड़ी समस्या होगी। तो देखिए, सुबह सलिल अवगाह, जैसा मैंने आपको बताया, जल में अधिक स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी, गुलाबों के संपर्क वाली, सुरभि सुगंधित, वनवाता, वन की हवा, वन की वायु, प्रच्छाय, सघन छाया में सुलभ निद्रा, अच्छी नींद आ जाती हो, दिवसा दिन परिणाम रमणीय, सूर्यास्त के समय मनोहर होते हैं, ऐसे उस ग्रीष्म काल को आधार बना करके कुछ गाइए। अनुवाद में देख लीजिए, जिन दिनों जल में स्नान करना सुखद प्रतीत होता है, गुलाबों से संपर्क प्राप्त करने वाली वन की वायु सुगंधित हो जाती है, सघन छाया में सरलता से अथवा शीघ्रता से नींद आ जाती है, तथा ऐसे दिन सूर्यास्त के समय अतीव रमणीय होते हैं, उस समय को आधार बना करके, उस ऋतु को अभी अभी आई हुई उस ग्रीष्म काल को आधार बना करके कुछ गाइए। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में विशेष रूप से यहाँ पर अनंतर करणीयम न अनंतरम न अंतरम यस्मिन् कर्मणि तत् अनंतरम करणीयम इति अंतरम करणीयम इति अनंतरम करणीयम। श्रुति प्रसादन था, श्रुते प्रसादनम, श्रु तीन प्रत्यय है, सद धातु णिच और ल्युट तसिल प्रत्यय करके बनता है। अवगाह में अव उपसर्ग है, गाह धातु है और घय प्रत्यय है। संसर्ग सम सृज, घय रमणीय में रम और अनियर। इस देखिए, इस श्लोक में सभी विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त हुए हैं, अतः परिकर अलंकार है, अर्थात सबका कोई ना कोई अभिप्राय है। उसका लक्षण दिया है, उक्तई विशेषणई साभिप्राय परिकरो मतः, अर्थात जहाँ पर विशेष साभिप्राय विशेषणों के द्वारा जो बात कही जाए, तो यहाँ पर जितने भी विशेषण दिए गए हैं वो साभिप्राय हैं। कैसे साभिप्राय हैं देखिएगा। सुबह सलिल अवगाह, जल में स्नान करना अच्छा लगता है, ये यहाँ पर कहा गया, अभिप्राय से युक्त है, विशेषण है किसका? ग्रीष्म ऋतु का। इसी प्रकार से पाटल संसर्गी, सुरभि वनवाता, ये भी ग्रीष्म ऋतु का, और प्रच्छाय सुलभ निद्रा, ये भी ग्रीष्म ऋतु का विशेषण है। दिवसा परिणाम रमणीय भवंती, ऐसी उस ग्रीष्म ऋतु में, तो ये सब उसके यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं। प्रस्तुत पद्य में माधुर्य गुण और पांचाली रीति है। माधुर्य गुण किसे कहेंगे? माधुर्य गुण मतलब होता है कि जिस श्लोक को पढ़ते ही श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए। यस्माद अंत स्थित सर्व अर्थ स्वयमेव भासते, कि जिसके अंदर स्थित अर्थ स्वयं ही हमें प्रतीत होने लगे, वहां पर प्रसाद गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। यहाँ पर मधुरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है और पांचाली रीति है।
इसमें आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है। आपकी जो व्याख्या आती है उस व्याख्या में विशेष का जो आप टॉपिक लिखते हो उस विशेष के टॉपिक में आपको केवल व्याकरणात्मक टिप्पणी में जो समास आपको आते हैं तो लिखना है, नहीं आते तो नहीं लिखना है। कई बार अपने को नहीं आते हैं फिर भी अपन उसको लिख करके छोड़ देते हैं तो उससे नंबर कटते हैं। नहीं आता है छोड़ दीजिए, जो आता है उसका लिखिएगा। इसी प्रकार से आप इन श्लोकों की व्याख्या कर सकते हैं। आज मैंने आपको 2 श्लोक पढ़ाए हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और श्लोक लेकर के आता हूँ। आशा है आपको समझ में आए होंगे।